ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो कैलकुलस स्टार्ट होता है वो आज से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। लिमिट से ही स्टार्ट किया जाता है, बट अगेन हम सभी लोगों ने थोड़ा बहुत ग्राफ का बेसिक्स अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो जल्दी से सभी लोग बताओ क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आज तो भाई सैटरडे है, ठीक है, आज तो वीकेंड है। तो आज तो वीकेंड है, आज दुगने जोश से पढ़ाई करनी है। कल संडे है, कल और भी दुगने जोश से पढ़ाई करनी है। वेरी गुड इवनिंग डीके स्टैन। आज आपने कोई स्कोर नहीं बताया यार। एक्चुअली आज मैं खुद स्कोर भी नहीं देख पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था। ओके परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ग्राफ से थोड़ी बहुत दोस्ती यारी बना ली होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी। मोस्टली जितने डिस्कशंस कल हुए थे बहुत ही बिलो बेसिक लेवल के डिस्कशंस थे। एक बार जस्ट आपने गो थ्रू करा होगा तो आपको मजा हो गया। बहुत सारे लोग 7 डेज फ्री ट्रायल के मजे ले रहे हैं। भाई कंप्लीट कर लो 7 दिनों में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपकी पढ़ी हुई है अकेडमी प्लस पे, अच्छे अच्छे टीचर्स का बहुत ही एक्सेप्शनल मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो फटाफट सभी लोग आ जाओ, शुरू शुरू कर देते हैं आज का सेशन। एक्चुअली यार आज आज का जो दिन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिहाज से, क्योंकि आज के डिस्कशन में हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको काम आती जाएगी, ठीक है। तो पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में काम आती जाएगी। चलो फिर शुरू किया जाए आज का सेशन। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में नोट्स के बारे में। भाई टेलीग्राम का लिंक आप ले सकते हो। टेलीग्राम के लिंक का जो यूआरएल है वो सेशन के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस क्लास के बाद आना, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको मिल जाएगा मटेरियल। ओके चलो परफेक्ट। चलिए जरा तो अब शुरू कर देते हैं आज का सेशन। सब्जेक्ट का नाम याद ही होगा आप लोगों को, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। कैलकुलस का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं। ओवरऑल ये हमारे कैलकुलस का है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। आज मैंने ये स्लाइड चेंजर में नई बैटरी भी डलवा ली है तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा हमको स्लाइड्स वगैरह चेंज करने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दानिश। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विशाल सोनी। आई हैव क्लियर डीएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। 2014 में 98 रैंक थी, 2015 में 25th रैंक थी। बहुत सारे पीएसयूज क्वालिफाई किए हैं। 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। एंड अकेडमी प्लस पे वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड एजुकेटर्स लेजेंड कैटेगरी। एंड बहुत सारे बच्चे पढ़ के अंडर 100 रैंक ला चुके हैं, तो आपको भी लाना पड़ेगा, ये आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा। अंडर 100 ना से एक जीरो और बढ़ा लो, 1000 के अंदर आप प्लस पे आ सकते हो। सभी लोग एक बार लिखो कि जो ग्राफ है सर, ग्राफ में हम सभी लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है। फिर से वॉल्यूम की दिक्कत आने लगी, भाई सही तो करवा दिया था, ठीक है। दिक्कत आ रही क्या वॉल्यूम की? चलो एक बार मैं फिर से टीम से बोलता हूँ यार ये क्या प्रॉब्लम है वॉल्यूम वाली। ओके चलो होगा भाई, कोई दूसरे ग्रह से कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। परफेक्ट, चलो तो अब शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। कॉपी पेन लेके भाई सभी लोग रेडी हो जाओ। फुल फोकस से आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है, फुल फोकस से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और कोशिश ये करनी कि जो मैं बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, समझ गया ना। तो पक्का ये हम लोगों के बीच में ट्रीट ही रहेगी कि जब मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी बात सुननी है तो आप आपस में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लिमिट्स। लिमिट्स हम यहां पर शुरू करना चाहते हैं, मगर जो लिमिट्स वाला टॉपिक है ये अपने आप में ना 2 और टॉपिक्स को रिलेट करता है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। ये 3 टॉपिक्स हमेशा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को लिमिट नहीं आती तो वो कंटिन्यूटी नहीं सीख सकता है, और किसी को लिमिट नहीं आती है वो डिफरेंशिएबिलिटी सीख नहीं सकता है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर हम कंटिन्यूटी में आएंगे और कंटिन्यूटी वाली क्लास करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में आएंगे, नहीं, लिमिट आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लिमिट तो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो लिमिट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। भाई साहब इसी बार जाके देखिए सिविल में, मैकेनिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं जहां पे बेसिक लिमिट्स पे क्वेश्चन पूछे गए या बेसिक लिमिट्स का एप्लीकेशन वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भले ही ये सिलेबस में नहीं है बट इसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बिना इसको पढ़े कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को तो हम टच ही नहीं कर सकते। मोर ओवर सिलेबस में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो पूछोगे क्या कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हम पढ़ लें या छोड़ दें? भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो प्री रिक्विजिट है मैथमेटिक्स का। सिमिलरली डिफरेंशियल कैलकुलस का जो प्री रिक्विजिट है
वो लिमिट है। आप आगे चल के चाहे मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ोगे, मीन वैल्यू थ्योरम्स आप पढ़ोगे तो वहां पे भी लिमिट आपकी पिक्चर में आएगी। इंटीग्रेशन करने के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, वहां पे लिमिट पिक्चर में आएगी। तो लिमिट मान के चल सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें सीखना चाहिए। चलिए, अब दूसरी बात यह कि हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में इंटरेस्टेड कहां पर हैं। हम लिमिट में इंटरेस्टेड नहीं एज सच, हम इंटरेस्टेड है कि लिमिट एट अ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। हम कंटिन्यूटी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये इंटरेस्टेड है कि कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में इंटरेस्टेड है। हम डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पे, मतलब जो ग्राफ दिया है ना वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं। तो जो ये एट अ पॉइंट वाला यहाँ पर वर्ड, एक हमने वर्ड लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। हम लिमिट नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लिमिट एट अ पॉइंट। हम कंटिन्यूटी नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। समझ आ गई बात सभी लोगों को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये बात सभी को? आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको पढ़ने में, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको टाइप नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करवा देता तो ये इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, ठीक है? तो मैंने यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेट फॉर्म। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। क्या मैंने यहां पर डिटरमिनेट वैल्यू लिखी है? क्या नहीं, मैंने यहां पर लिखा हुआ डिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आप बात करते हो ना डिटरमिनेट फॉर्म, तो डिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि हमें एक रेशियो दिया जाएगा। रेशियो का मतलब हो गया नंबर बाय नंबर, और आपको बताना रहेगा कि वो रेशियो डिटरमिनेट फॉर्म का है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, या अनडिफाइंड फॉर्म का है। तो बेसिकली तीन तरीके के फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। एक होता है डिटरमिनेट फॉर्म, एक होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, और एक आपका होता है अनडिफाइंड फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म में हमारे पास डेटा क्या दिया रहेगा, एग्जामिनर हमको एक रेशियो दे देगा, नंबर बाय नंबर देगा, और बोलेगा कि भाई जरा चेक करके बताओ ये फॉर्म आपका डिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट है, या अनडिफाइंड। तो आइए सबसे पहले डिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है? हमको किसी ने नंबर दिया 15, हमको किसी ने नंबर दिया 15/3, ठीक है? और हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो 15/3 है इसको आपको बताना है कि ये है क्या, है ना? ये डिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट है, या अनडिफाइंड है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या करा, हमने 15/3 को एक नंबर से असाइन कर दिया। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 15 = 3x। मुझे आप बता सकते हैं x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ले लूं सो दैट LHS और RHS को मैं सेटिस्फाई करवा पाऊं। आप बोलोगे सर एक ही सिंगल वैल्यू x की आप ले लीजिए, x = 5, काम बन जाएगा। चलिए, तो हमने जैसे यहां पर x की एक सिंगल वैल्यू चूज करी, x = 5, हमने बोला x = 5 लेते ही LHS = RHS आपको मिल गया। मतलब कि ये जो 15/3 का रेशियो था ना, 15/3 के रेशियो को जो हमने सॉल्व किया, हमने उसको x माना। x मानने के बाद जो हमने सॉल्व किया तो हमने पाया x की एक सिंगल वैल्यू के लिए ही ये LHS और RHS बराबर हो गए। जब भी किसी x की सिंगल वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर हो जाते हैं तो ये जो फॉर्म आपको दिया रहता है इसको बोला जाता है डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है? बात ये सबको अच्छी तरीके से समझ में आई? तो किसी भी रेशियो को डिटरमिनेट फॉर्म कब बोलोगे, जब हम उसको x माने और ये पाएं कि भाई x की एक सिंगल वैल्यू के लिए वो LHS और RHS को बराबर कर पा रहा है। आराम से समझो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ओके एवरीवन, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। सुनते जाओ, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके फाइन। तो आप चाहो तो यहां पर ऐसे लिख भी सकते थे, x जो है यहां पर एक सिंगल यूनिक वैल्यू। कुछ याद नहीं करना, अगेन बस एक बार सुन लेना, फॉर्मेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो, तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अनडिफाइंड फॉर्म की, ठीक है? सेकेंड हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे अनडिफाइंड फॉर्म। क्या होता है अनडिफाइंड फॉर्म? जरा देखिए अगेन, यहां पर जैसे फॉर्म वर्ड यूज होगा ना, आप समझ जाना कि आपको ना एक रेशियो दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ये फॉर्म जो है ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 15/0, ठीक है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 15/0 का रेशियो है ना, जरा बताइए ये आपका डिफाइंड है या अनडिफाइंड है ना? सही बात है,
परफेक्ट। अभी हमसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। हमने बोला कि भाई 15/0 को हम मान लेते हैं x और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मुझे बता सकते हो x की हम ऐसी कौन सी वैल्यू चूज कर लें सो दैट LHS और RHS बराबर आ जाए। सभी लोग आंसर बताएंगे फटाफट। भाई x की ऐसी कौन सी वैल्यू चूज कर ली जाए सो दैट LHS और RHS बराबर हो जाए। आप बोलोगे सर नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, है ना, आप यही बोलेंगे नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए तो आपने बोला नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तो आप आंख बंद करिए और बोल दीजिए कि भाई ये जो 15/0 का फॉर्मेट था ना, ये हमारा था एक अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, तो आप समझ गए ना, जब भी आपको कोई भी नंबर का रेशियो दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्मेट है। आप उसको सिंपली x के बराबर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अगर x की एक सिंगल यूनिक वैल्यू है, इसका मतलब वो डिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो अनडिफाइंड फॉर्म है। बहुत सारे लोग 15/0 को इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, है ना, सही बात। बहुत सारे लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं ना, कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो कैन बी कॉल्ड एज इन्फिनिटी। कल हम लोगों ने देखा भी था, इन्फिनिटी जो होता है उसको हम लोग अनडिफाइंड से डिनोट करते थे, कैटेगराइज करते थे, है ना। थर्ड पे चलें, थर्ड पॉइंट। परफेक्ट, तो वेरी वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशंस, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब अगला जो फॉर्मेट है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आपका क्या होगा? इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होगा ये क्या होगा, या फिर इसके बारे में हम क्या बोल सकेंगे। मान के चलिए कि आपको कोई नंबर यहां पर मेंशन कर रखा है 0/0। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस फॉर्मेट को क्या बोलोगे। रेशियो दे रखा है तो इसको डिटरमिनेट बोला जाएगा, अनडिफाइंड बोला जाएगा या इनडिटरमिनेट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? आइए चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर हमको फिर से आइडिया तो पता ही है, हमने 0/0 को मान लिया x, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो हमें मिला 0 = 0 × x। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं सो दैट आपका LHS और RHS बराबर आ जाए। सभी लोग चेक करके बताएंगे यहां पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं सो दैट यहां पर LHS और RHS बराबर आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर तो आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3, 1.1, 2.1, जो मर्जी है वो वैल्यू पुट कर दो, LHS और RHS हमेशा बराबर हो जाएंगे। तो आप बोल सकते थे कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज LHS = RHS, है ना। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा रेशियो दिया हो ना, जिस रेशियो को अगर आप x से इक्वेट करें और दुनिया की सारी रियल वैल्यूज अगर उसको सेटिस्फाई कर दे, सारी रियल वैल्यूज, इनफाइनाइट पॉसिबल ऑफ वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसे रेशियोज को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग तसल्ली से लिख के बताइए कि अगर आज के बाद मैं आपको किन्हीं भी दो नंबर का रेशियो देता हूं तो आप उनको कितने फॉर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बताइए जरा। सबको लिख के बताना यार, ठीक है, सभी को लिख के बताना है आप उसको कितने फॉर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट्स में हमेशा कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 फॉर्मेट्स है? सबसे पहला, या तो हो सकता है कि उस रेशियो को आप x के बराबर करो, x की एक सिंगल यूनिक वैल्यू निकल जाए, जिसको क्या आप बोल सकते थे? डिटरमिनेट फॉर्मेट। हो सकता है कि आप उसको x के बराबर करें और x की कोई वैल्यू ना निकले, आप उसको बोल सकते थे अनडिफाइंड फॉर्मेट। हो सकता है कि आप उसको x के बराबर करते और x दुनिया की जितनी x रियल वैल्यूज हैं x की, वो उनको सेटिस्फाई कर जाती, तो आप बोलते कि भाई ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो ये नाम क्लियर हो गए। ज्यादातर हमारा सामना इनडिटरमिनेट फॉर्मेट से होगा रादर देन, ज्यादातर हमारा सामना इनडिटरमिनेट फॉर्मेट या फॉर्म से होगा रादर देन अनडिफाइंड और डिटरमिनेट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो भाई साहब। परफेक्ट, चलो तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को और बता देता हूं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि जीरो क्या होता है, व्हाट इज जीरो, ठीक है, अब यार जीरो तो अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है, बट
हम लोग छोटे लोग हैं तो आसानी से सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करते हैं। जीरो का मतलब होता है लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर, है ना। तो जीरो को अगर हमसे आज के बाद कोई पूछता है कि क्या है, तो हम उसको बता देंगे कि लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर है। करेक्ट। चलो, अब कई लोग इसमें अध्यात्म में चले जाएंगे, सर जीरो का मतलब तो शून्य होता है, शून्य का मतलब समझाइए। तो वो किसी और दिन किसी पर्सनल अपने पर्सनल चैनल पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे तो यार पूरी की पूरी जिंदगी का मैं बात करने के लिए। खैर चलिए, ये बात तो क्लियर है। उसके अलावा अगला जो कंसेप्ट है इन्फिनिटी का, तो हम लोग दो अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। भाई अगर किसी का टैलेंट जीरो होना है ना, तो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर आप ये बोलते हो सर मैं जीरो हूँ, जीरो का मतलब शून्य हूँ, शून्य अपने आप में एक ऐसी अवस्था होती है जिसको पाने के लिए भाई पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, तो आगे से ये सोच समझ के बोलना कि मेरा टैलेंट जीरो होना है। हर आदमी जीरो होना चाहता है, समझ गए। चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, हर कोई शून्य की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। ओके, समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ जीरो समझ में आ गया। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडिफाइंड नंबर, है ना। अनडिफाइंड नंबर को अगर हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप पूछोगे कि सर आपके बैंक बैलेंस में कितने पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई याद तो नहीं है, हाँ सिंबॉलिकली इनफाइनाइट बोल सकते हो, है ना। और मैं पूछूंगा आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्लियर है ये बात, बिल्कुल सही बात है। तो और ये सच्चाई भी है, तो इस पर हम लोगों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, बोल रहा कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का मतलब हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडिफाइंड नंबर। एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, अब भाई उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इन्फिनिटी से ही रिप्रेजेंट कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आप मानते हो 15/0 एक इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको, देखो हमने प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। या कोई क्वांटिटी अगर बहुत छोटी हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, -15/0 को माइनस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ, समझ गए। देखिए, तो दोनों बातें समझ में आ गई सभी को। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो बताओ क्या आप इसको 2 इन्फिनिटी लिखोगे, या फिर आप बोलोगे सर ये तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा ना, है ना। यानी कि जो आपका इनफाइनाइट होता है वो एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है ना। जो आपका इन्फिनिटी होता है वो आपके एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अगर आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई इन्फिनिटी स्क्वायर थोड़ी लिखता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करके आप इनफाइनाइट ही लिखते हो, समझ गए। तो जो या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को कोई जीरो थोड़ी लिखेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये वाला इनफाइनाइट कहाँ से आ रहा है और ये वाला इनफाइनाइट कहाँ से आ रहा है। तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि इन्फिनिटी डज नॉट फॉलो द एल्जेब्रिक रूल्स। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक अगर आप जोड़ोगे तो ये नंबर कितना मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट मिलेगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो ये भी इनफाइनाइट मिलेगा। बट इस नंबर की वैल्यू उस नंबर की वैल्यू में तो फर्क होगा ना, ये कुछ और वैल्यू आएगी, ये कुछ और वैल्यू आएगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटाऊंगा तो क्या मुझे जीरो मिल जाएगा? नहीं भाई, हमें क्या पता ये इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जोड़ोगे तो 2 इन्फिनिटी थोड़ी मिलेगा, वो इन्फाइनाइट ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो इन्फिनिटी होता है इट डज नॉट फॉलो एल्जेब्रिक रूल्स, है ना। करेक्ट, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक बार जल्दी से समराइज कर ले क्या क्या सीखा यहां पर, यहां तक हम लोगों ने। बोलो भाई साहब, चलो जल्दी से समराइज कर लेते क्या क्या हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी, आज का जो चैप्टर है उसमें हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिमिट उठाया। हम हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे लिमिट एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट पे मेरा बड़ा ज्यादा फोकस रहने वाला है। उसके बाद हमने ये सीखा कि किसी भी प्रकार के रेशियो को कितने फॉर्मेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के रेशियो को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 फॉर्मेट्स में, एक आपका इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हो गया, एक आपका अनडिफाइंड हो गया, एक आपका डिटरमिनेट फॉर्मेट हो गया। साथ के साथ हमने ये सीखा कि भाई जीरो को आप बोल सकते हो लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर, इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर हो जाता है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी डज नॉट फॉलो द अलजेब्रिक रूल्स। इतनी बात हमारे दिमाग के किसी ना किसी कोने में होनी चाहिए। अब आइए हम अपना पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स के ऊपर। दुनिया में कितने इनडिटरमिनेट फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर दुनिया में कितने इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं बोलूंगा वैसे तो 7 करते हैं, बट 7 दूना आप 14 भी कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई नंबर 0/0 है
है ना, या -0/0 है, आप बोल सकते हो कि दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। अगर कोई नंबर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है या -∞/∞ है, इसको आप बोल सकते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। अगर आपने जीरो को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया या बेसिकली माइनस लगा दिया, तो ये भी आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। अगर आपने इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटा दिया या -∞ प्लस इन्फिनिटी कर दिया, बेसिकली ये बीच में आप प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो, सॉरी प्लस माइनस नहीं, बीच में डिफरेंस का साइन हमेशा होना चाहिए, तो वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट कहलाएगा। समझ गया मेरी बात को? ठीक है। उसके अलावा ये पांचों मैं आपको याद भी करवा देता हूं, ठीक है, अभी इसी वक्त मैं आपको तुरंत याद करवा देता हूं, ठीक है। एंड 1 की पावर जो इन्फिनिटी होता है, दिस इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। अब 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी भी लिखोगे, इट विल रिमेन द इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको याद करवाता हूं, अभी इसी वक्त क्लास में हम लोग इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, क्या इधर वाले जो लिखे हुए हैं इनको याद करने में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं ये तीनों सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इसी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को अगर इस वाले इन्फिनिटी को मैं लिख दूं 1/0 और नीचे वाले इन्फिनिटी को लिख दूं 1/0, तो ये देखो आपका 0/0 का फॉर्मेट बन गया, है ना। सही बात है, एब्सोल्युटली। तो ये अपने आप 0/0 का फॉर्मेट यहां पर बन गया। यहां पर भी अगर आप देखो, इस वाली इन्फिनिटी को आप 1/0 कर दो तो 0/0 का फॉर्मेट बन गया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा इवेंचुअली 0/0 का ही फॉर्मेट बना के दे रहे हैं। तो 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी। चौथा वाला बहुत सिंपल है, दो इन्फिनिटीज को आपस में सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। 1 की पावर इन्फिनिटी याद करने में जनरली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती। छठवां सातवां हमेशा भूल जाता है, छठवां सातवां आज के बाद नहीं भूलेगा। हालांकि मैं लीनियर अलजेब्रा में भी आपको समझा चुका हूं, फिर से याद दिलाता हूं। मुझे बताइए, किसी भी संख्या की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसकी पावर 0 कर दीजिए, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ आपको क्या लगता है कि उसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए आपको। बोलो भाई साहब। 1 1। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, दुनिया में दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर 0 करने पे आपको 1 नहीं मिलेगा। वो नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 और इनफाइनाइट। अगर आप 0 की पावर 0 करोगे इट विल नॉट बी 1, एंड इन्फिनिटी की पावर 0 करोगे दैट विल ऑल्सो बी नॉट 1। तो समझ गए ना। अब ये छठवां सातवां तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूलने वाला आज के बाद, करेक्ट? ठीक है। तो ये सातों फॉर्मेट ना अगली स्लाइड पे मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। ये देखिए, इसका काउंटर पार्ट भी मैंने लिखा हुआ है। अब काउंटर पार्ट बहुत ऑब्वियस है, ये प्लस था तो आपने यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 की पावर इन्फिनिटी थी तो आपने 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी बोल दिया। ये 0 की पावर 0 थी तो आपने 0 की पावर -0 बोल दिया। ये इन्फिनिटी की पावर 0 थी तो इन्फिनिटी की पावर -0। ये जस्ट मैंने एक अदर कॉम्पोनेंट भी जनरेट कर दिया है, इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट ही बोला जाएगा। ओके, ठीक है। जरा देखिए, देखिए जरा, मैं यहां पर लिखता हूं सारे। तो ये स्टैंडर्ड 7 आप लोग याद रखना। ओके, चलो मेरे साथ साथ लिखो। इन डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, आप भी लिखते जाइए, साथ लिखने, ठीक है। 0/0, सेकेंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थर्ड 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटा दो, ठीक है। पांचवा 1 की पावर इन्फिनिटी। छठा, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर 0 करने पे 1 नहीं मिलता, एक 0 और एक इन्फिनिट, ठीक है। नोट करिए सभी लोग। फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे ये जो सारे के सारे फॉर्मेट्स है ना, इवेंचुअली ये सारे के सारे 0/0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम आज की डेट में इस बात से कन्विंस हैं कि भाई ये जो 0/0 फॉर्मेट है ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है ना। इसके बारे में हम डेफिनेशन में समझ चुके हैं, बट हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को, 0 इंटू इन्फिनिटी को, इसको, इन सबको इनडिटरमिनेट फॉर्मेट क्यों बोल रहे हैं। इसकी भी आइए 1 मिनट के अंदर अंदर चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगेगा और 1 मिनट में हम ये चीज कहीं ना कहीं डिकोड कर लेंगे कि भाई हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। सब बता रहा हूं 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे होगा।
अरे सुनते रहो भाई, सुनते रहो। तुम लोगों को भी लग रहा है वही वाला डोज देना पड़ेगा जो प्लस वाली क्लास में दिया था। चलो पहले डोज ले लो, उसके बाद इसके आगे की कहानी डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लस वाले भी ऐसे कभी कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एक बार ये डोज ले लो। एक बार आप लोग बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है। 2 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, तो हो सकता है कि उससे आजीवन आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाए। ये 2 मिनट का डिस्कशन हो सकता है जिंदगी भर एक बहुत अच्छे लर्नर आप बन जाओ। बताना जरा सभी लोग, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? सभी लोग बताएंगे, एवरीवन। चलिए मान लेते हैं कि ध्रुव राठी का आपने नाम लिया, वो मेरे भी फेवरेट यूट्यूबर है। तो चलिए उन्हीं का नाम ले लेते हैं, ठीक है, उन्हीं का नाम ले लेते हैं। तो जरा ध्यान से अब 2 मिनट तक मेरी बात को सुन लेना भाई, ठीक है। उसके बाद इसके डिस्कशन को आगे बढ़, जो भी नाम आप ले रहे हो, जो भी, कैरी बिनाटी, आशीष चंचलानी, फ्लाइंग बीस्ट, वॉट एवर, आप अपने दिमाग में उसी की छवि बना के रखना, ठीक है, उसी की छवि बना के रखना। मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, एक तरफ ले लेता हूँ ध्रुव जी को, ठीक है, और एक तरफ मैं ले लेता हूँ सपोज कोई टेक्निकल लेक्चर को। सपोज एक तरफ मेरा लेक्चर चल रहा है टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेक्निकल लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी ध्रुव राठी का या कैरी बिनाटी का या जो भी आपको आपके पसंदीदा यूट्यूबर हैं, जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आता होगा या आप उनकी वीडियो देखना शुरू करते होगे, ठीक है, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई, वीडियो स्टार्ट होते ही ना आपके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप हो जाती है, और वो हैबिट होती है कि आप उसको सुनना स्टार्ट करते हो। आप ना उन वीडियो के एक एक स्टेटमेंट, एक एक फ्रेम बाय फ्रेम जो आपका चलता जा रहा है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं करते हो। आप क्या करते हो, उसको देखते रहते हो। सपोज आप खाना खा रहे हो, उसको आप देखते जा रहे हो, आपके दिमाग में वो चलता जा रहा है, घुसता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है लिसनिंग। हम लोग ना सुनना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारा फेवरेट यूट्यूबर बोल रहा होता है, और जैसे जैसे हम उसको सुनते जाते हैं और वीडियो आगे बढ़ती जाती है, हमें उस वीडियो का जो भी वो एक्सप्लेनेशन देना चाहता है ना, ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाता है। यानी कि जब भी हम ऐसी चीज को सीखना शुरू करते हैं जो हमें पसंद होती है, वहां पे हमारा ऑटोमेटिक पहला जो मूवमेंट होता है, जो पहला हमारा स्टैंस होता है, वो होता है लिसनिंग, है ना। आप सुनने लगते हो उसको। आप अंकित अवस्थी सर की वीडियो देखते होगे, प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते होगे, आप सुनते होगे उसको, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ जाती होगी। आप ये नहीं बोलते होगे कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, कैरी ने इस डायलॉग की जगह वो डायलॉग बोल दिया होता तो हमें कैसा लगता है, ये आप ऐसा नहीं सोचते हो। यानी कि किसी भी चीज को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है सुनना। लिसनिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, जो कि हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है जब हम यहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जो हम कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई एनपीटेल पे लेक्चर आप पढ़ रहे हो, किसी और चीज पे आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्वेश्चन। यहां पर देखो ऑटोमेटिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जानबूझ के करते हो, ये ऑटोमेटिक होता है। यहां पर आप सुनना स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहां पर आपका लिसनिंग पहला होता है, और यहां पर होता है क्वेश्चनिंग, है ना। कोई टॉपिक मैंने बताया, इतना मैंने लिखा, तो कोई पूछ रहा है 0 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, ये हम कैसे मान लें इंडिटरमिनेट हो जाएगा, हम तो मान ही नहीं रहे। फॉर्म की स्पेलिंग ऐसी क्यों लिखी गई, एफ को एफ ही क्यों लिखा जाता है। जब भी आप किसी चीज को सीखने की शुरुआत क्वेश्चनिंग से करते हो, आपकी लर्निंग हमेशा हैम्पर होगी, आप उतने अच्छी तरीके से कभी सीख नहीं पाओगे। तो लर्निंग का जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, वो होना चाहिए सुनना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुनने की आदत डाल लेते हो कि क्या सामने वाला बताना चाह रहा है, चलिए इसकी बात को सुनते हैं 1-1.5 घंटे तक, तो आप पाओगे कि बाय द एंड ऑफ द सेशन ये क्वेश्चनिंग ऑटोमेटिकली आपकी डिलीट हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपकी लर्निंग हमेशा नेक्स्ट लेवल पे रहेगी। तो आज के बाद जिंदगी में आपको कुछ भी नई स्किल सीखनी है, एक अच्छे टीचर को फॉलो करिए, एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करिए, और उसको सुनिए बैठ के। सुनना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। याद रखोगे इस बात को आज के बाद, भूलोगे तो नहीं, बताइए जरा सभी लोग। ये इंसान का ना ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है कि जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पसंद होती है, तो ऑटोमेटिकली हम सुनते हैं, और जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं जो जनरली हमें उतनी पसंद नहीं होती हैं या उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वहां पे हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप सुनिए ध्यानपूर्वक, सारी बातों का इलाज यहां पर रखा हुआ है, समझ गए, ठीक है। तो कहीं पे भी आप पढ़ने बैठे, कोई लेक्चर करने बैठे, कुछ भी करने बैठे, या सेशन में आते हो, आने से पहले एक बार ये चीज याद कर लिया करो कि अच्छा सर ने बोला था सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सीख पाएंगे। जब सुनेंगे नहीं तो सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग हमेशा लास्ट पार्ट होता है, एक बार आपने सुन लिया देन क्वेश्चनिंग स्टार्ट, जो कि रहेगी नहीं ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। चलिए, जैसे भगवत गीता का उपदेश दिया था
भगवान श्री कृष्ण ने, तो हर एक श्लोक को पहले अर्जुन सुनते थे, समझते थे, एडॉप्ट कर लेते थे, तब उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आता था वो पूछते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कंप्लीट ही नहीं करा, आधी लाइन बोली, अब अर्जुन अगर उसी में पूछ लेते तो ना तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक कंप्लीट कर पाते, ना तो वो उस पर अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाते। आप समझ रहे हैं? तो श्लोक का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, तो जाके उनके दिमाग में घुसेगा, तब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सच में जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसमें दोनों लोगों का फायदा होगा, मेरा भी आपका भी। हो सकता है आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जो मैं खुद आज तक नहीं सोच पाया हूं, वो तभी आप पूछ पाओगे जब आप मेरी सारी की सारी नॉलेज अपने अंदर बिठा लोगे कि हाँ सर ये तो समझ गया, अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस बात को। और आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर हम ये कैसे मान लें कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट्स हैं, तो आइए जरा कन्वर्जन करके देखते हैं। ये हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी पे डालिए, कन्वर्जन ऑफ एवरी इनडिटरमिनेट फॉर्म इनटू 0/0। अगर मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर दूं कि भाई जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है वो घूम फिर के 0/0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात पे यकीन होगा कि हाँ सर अब हम मान लेंगे कि सारे के सारे जो फॉर्मेट्स थे वो आपके इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स थे, है ना। चलो ये बड़ा आसान काम है, एक एक करके मैं आपको कन्विंस कर देता हूं। सबसे पहला 0/0, ये तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जरा देखिए सेकंड में अगर हमसे कोई बोलता है कि सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को तो कन्वर्ट करके दिखाओ, तो ये लो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। क्या इन्फिनिटी को आप 1/0 बोल सकते थे? क्या इसको आप अगेन 1/0 बोल सकते थे? देखो क्या ये आपका 0/0 में कन्वर्जन हो गया भाई। ये 1/0 ऊपर चला गया तो 0 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया, और ये 1 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी मैंने साबित कर दिया कि भाई ये 0/0 का फॉर्मेट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जतिन। थर्ड पे देखिए, थर्ड वाले में सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, कि 0 इंटू इन्फिनिटी भी 0/0 का फॉर्मेट है, तो बड़ा आसान इसको साबित करना। आप इस इन्फिनिटी को 1/0 रख लीजिए, है ना। आप इसको 2/0, 3/0, कोई भी एक फाइनाइट बाई 0 लिख सकते हो, तो ये भी आपका 0/0 में कन्वर्ट हो गया, है ना। चौथे पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0/0 में कैसे कन्वर्ट होगा? दो तरीके होते हैं, ठीक है, ये हम क्वेश्चन से ही सीख पाएंगे, बट अगेन मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं क्योंकि सारे मॉडल के क्वेश्चंस हमको करने हैं। ठीक है, सारे मॉडल के क्वेश्चंस हम करेंगे, ऐसे मॉडल के भी करेंगे। तो जनरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या तो फिर रैशनलाइजेशन से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे साबित कर पाना बड़ा मुश्किल है, हमें नंबर्स चाहिए होंगे। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इसको रैशनलाइज करोगे ना, तो ये दोनों ही 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसके लिए हमें एक क्वेश्चन की हेल्प चाहिए होगी, बट ये दोनों चीज़ें याद रखना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी हम 0/0 में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर श्योर। ठीक है, याद रखोगे इस बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कभी कभार रैशनलाइज करके, जैसा भी हमारा क्वेश्चन का डेटा दिया होगा। ओके एवरीवन, पांचवें पे चले, बोलो भाई साहब। ठीक है, तो ये 4 पे तो आप लोग कन्विंस हो गए, 5वें पे आइए मैं आपको कन्विंस कर देता हूँ। फिफ्थ में बोल रहा है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बताइए कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि इसको ना y मान लो, मैं बोल देता हूँ y इज इक्वल टू 1 की पावर इन्फिनिटी, दोनों साइड का log ले लें, तो मैं ln ले लेता हूँ, ln का मतलब log बेस e, मैंने ले लिया ln 1 की पावर इन्फिनिट। ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln y, ln 1 की पावर इन्फिनिटी को क्या ऐसा लिखना सही रहेगा कि हम इन्फिनिटी को बाहर ले लें और इसको ln 1 कर लें, है ना। ये 1 की पावर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को मैं बाहर लेके आया, कोई मुझे ln 1 की वैल्यू बता सकता है? आप बोलोगे सर ln 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्या ये जो इनफाइनाइट बाय 0 है इसको मैं 0/0 लिख लूँ तो हम सभी लोग इस बात पे अग्री करेंगे? आप बोलोगे जी सर। तो अगर मैं अपने y को वापस से देखता विच वॉज 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या ये आपको 0/0 का फंक्शन दिख रहा है? अगर 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो उसका फंक्शन भी तो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट होना चाहिए ना भाई, बोलो, है ना। तो आपने बस ये बोला कि ठीक है 1 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्टली 0/0 नहीं था, बट इट वाज फंक्शन ऑफ 0/0, e की पावर 0/0, है ना। तो जो पांचवा, छठा और सातवां इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है उसको आप लॉग लेके प्रूफ कर सकते हो या लॉग लेके साबित कर सकते हो कि भाई वो 0/0 का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, छठे पे चले, ओके ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि आप सुनोगे ना ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
नोट करते रहा करो कॉपी पे, जो क्वेश्चन है नोट कर लो, और अगर आंसर नहीं होता तो मैं तो हूँ ही, कहाँ जा रहा हूँ मैं, पूछो जितना डाउट पूछना है। चलो छठवें वाले पे आ जाओ। छठवें और सातवें में तो ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंसेप्ट को चैलेंज कर रही थी। हमने बोला था दुनिया के सारे नंबर की पावर जीरो कर दोगे तो वन मिलेगा, हम बोल रहे हैं जीरो की पावर जीरो आपको वन नहीं मिलेगा। इसको अगर हमें इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो जीरो की पावर जीरो को आपने वाई मान लिया, फिर मैंने बोला कि यार इसको आप एल एन वाई कर दो, तो ये हो जाएगा एल एन जीरो की पावर जीरो। एल एन वाई में ये देखो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा एल एन जीरो। एल एन जीरो की वैल्यू कोई बता सकता है? कल मैंने आप लोगों को ग्राफ बना के समझाया था एल एन जीरो का, एल एन एक्स का ग्राफ कल ही बताया था मैंने क्लास में, ठीक है। अब ऐसे देखो ग्राफ आपके पिक्चर में आते रहेंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एल एन एक्स वर्सेज एक्स ऐसा ग्राफ बना हुआ था, अगर आपको याद हो तो। ये वैल्यू है जीरो, ठीक है। बता सकते हो जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? माइनस इन्फाइनेट, है ना। ग्राफ इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस करते रहो, हर क्लास में आने से पहले फर्स्ट क्लास में जो ग्राफिकल डिस्कशन हुआ था एक बार उसको जल्दी से 5 मिनट में गो थ्रू कर लिया करो, कौन कौन से ग्राफ सर ने बताए थे, क्या क्या बताया था, ठीक है। चलिए तो यहां से हमें मिला, यहां से हमें मिल गया कि दिस इज जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी। इसको मैं जीरो माइनस जीरो बाई जीरो भी लिख सकता था, माइनस इन्फिनिटी को मैं माइनस वन बाई जीरो पुट कर देता, तो एल एन वाई हमको मिल गया माइनस जीरो बाई जीरो। देखो ये जो वाई था विच वॉज जीरो की पावर जीरो, क्या ये हमको अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का फंक्शन मिल रहा है? चेक करके देखो, जीरो की पावर जीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीरो बाई जीरो, है ना। हाँ ग्राफ को बस एक बार ना क्विकली रिव्यू करके आ जाओ तो आपको क्लासेस में कंफर्टेबलनेस रहेगी कि हाँ ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो हम लोग उतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की बजाय यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, इस पे जो चल रहा है। ओके तो सभी लोग कन्विंस हो गए कि सर जीरो की पावर जीरो भी इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रहा है, इट इज इधर जीरो बाई जीरो या फंक्शन ऑफ जीरो बाई जीरो, तो ये फंक्शन ऑफ जीरो बाई जीरो में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। सही बात है, ठीक है। एक लास्ट वाला सेवेंथ वाले में ये डन हो गया, तो सभी लोग एक बार डन कर दो। सेवेंथ वाला मैं आपको कन्विंस कर देता हूँ। फिर हमारे ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट्स है ना भाई, इस पे हमें दिन रात सोते जगते नींद में हर जगह पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई पूछेगा उठ के बता देंगे ये 7 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है ना। चलो 7वां भी मैं आपको कन्विंस कर देता हूँ। ये प्रूफ वगैरह आप लोग मत करना दोबारा, ठीक है। आपको बस वो फॉर्मेट याद होने चाहिए, बस आपके लिए प्रूफ वगैरह की नीड नहीं। चलो इनफाइनाइट की पावर जीरो, जिसने अगेन हमारे क्वेश्चन को चैलेंज किया था, हमने बोला था दुनिया में जितने नंबर है सबकी पावर जीरो होती है, हमने बोला इन्फिनिटी की पावर जीरो नहीं होगी भाई साहब, तो आपने इन्फिनिटी की पावर जीरो यहाँ पर करा, हमने लॉग लिया दोनों साइड का, तो ये मिल गया एल एन इन्फिनिटी की पावर जीरो, ठीक है। ये जो आपका जीरो था ये बाहर आ जाएगा और ये बचेगा एल एन इन्फिनिटी। अभी अभी ग्राफ से मैंने बताया था एल एन इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फाइनाइट अगर आप डालोगे तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली आपको इन्फाइनाइट मिलती, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है बशर्ते उसका बेस जो है 1 से ज़्यादा हो। तो एल एन के केस में बेस ई है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते थे इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ से देखो एल एन वाई आपको क्या मिला, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जिसको कि हर कोई लिख सकता था जीरो बाई जीरो। तो वाई बता दो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो, again coming out to be certain function of 0 by 0, so this also becomes an indeterminate format, है ना। ठीक है, तो अब हम सभी लोग इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हो गए कि हाँ सर अब कोई डाउट नहीं है, मान सकते हैं कि सारे के सारे इंडिटरमिनेट फॉर्मेट्स। ओके एवरीवन, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ठीक है। ओके चलो अब आते हैं कुछ ऐसे फॉर्मेट्स जो देखने में लगते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है ना, जो देखने में लगते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है बट वो होते नहीं है, और जो कि आप देख के भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट कर दूं तो ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना भाई साहब, है ना। किसी कोई नंबर इनफाइनाइट है उसकी पावर भी आपने इनफाइनाइट कर दी तो ये तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। जीरो है, अब जीरो की मैं कितनी भी पावर करता रहूं, जीरो की पावर 1 कर दूं, 2 कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। जीरो बाई इन्फिनिटी कर दूं, एनी नंबर जो कि ऊपर जीरो लिखा हुआ है नीचे आप कुछ भी लिखते रहिए, ये वैल्यू तो हमेशा जीरो ही मिलेगी। इन्फिनिटी बाई जीरो की अगर आप बात करोगे, है ना, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये आप कॉमन सेंस से देख के बता सकते हो कि भाई ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट्स नहीं है। कोई भी बता सकता है, मुझसे कोई पूछेगा इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, मैं तो इनफाइनाइट ही बता दूंगा उसको। जीरो की पावर आप इनफाइनाइट पूछ रहे हो तो मैं जीरो ही बता दूंगा इसको। जीरो की पावर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो जीरो ही हो जाएगा। जीरो बाई इन्फिनिटी, ऊपर जीरो है नीचे इन्फिनिटी है तो जीरो ही होगा, ऊपर इन्फिनिटी है नीचे जीरो है तो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी को जोड़ोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन है
ये 5 विच इज नॉन इंडिटर्मिनेट इन नेचर, है ना। तो नॉन इंडिटर्मिनेट में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आने वाली है, फिर भी एक बार आप लोग इसको चेक करके देख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, है ना। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा, मैथमेटिक्स पूरे नंबर आ गए, बड़ी खुशी हुई जान के। ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो अगर यहां तक हमें सारे पॉइंट क्लियर है ना, अब हम चल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू के कंसेप्ट पे, काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आ जाओ जरा, देखो देखो जरा यहां पर देखो। अब अगली हेडिंग देखना, ये हेडिंग भाई साहब गेम चेंजिंग हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग का मतलब जिसने समझ लिया वो लिमिट को क्रैक कर ले जाएगा, और जो इस हेडिंग का मतलब नहीं समझ पाया लिमिट में, उसको हमेशा कुछ ना कुछ जिंदगी में डाउट रह जाएगा। तो वो डाउट मैं आपका सारा का सारा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दो वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है फंक्शनल वैल्यू और एक लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। दो चीजों पे के बारे में हमसे जानने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां पर ना एक फंक्शन इमेजिन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनते रहना यार, बिल्कुल भी फोकस मत भटकाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन इमेजिन किया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आ जाओ इसका ग्राफ बनाते हैं, बनाओ सभी लोग कॉपी पे ग्राफ इसका। ये आपका हो गया एफ एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया, कल भी हम लोगों ने इसके ग्राफ के बारे में ठीक ठाक आइडिया ले लिया था, आज भी इसके ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मेंशन किया गया, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा 0, और ये पीक वैल्यू हमको यहां पर मिल रही थी 1। ओके, बन गया सभी का ग्राफ, जिसका बन जाएगा वो डन करेगा। जी हाँ, डन है। चलिए, मेरा पहला सवाल है आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आप लोग पूरे फोकस से मेरी बात को सुन रहे होंगे। एट एक्स इक्वल टू 0, अगर हमसे पूछ रहा है कि भाई एफ एक्स की एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, तो मैं सीधा इसमें एक्स की जगह पर 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल गया एफ ऑफ 0, और जिसकी की वैल्यू मुझे 1 दिख रही, ठीक है। पहला पॉइंट कितने लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। जब भी फंक्शनल वैल्यू की बात होगी वो वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए दूसरा सवाल यहां पर आता, हमसे कोई पूछता कि व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। लिमिट हम कैलकुलेट हमेशा कहां पर करेंगे, जल्दी से सभी लोग लिख दो, एट अ पॉइंट, है ना। कोई हमसे अगर सिर्फ इतना पूछेगा व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, तो वो अधूरा क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा कि लिमिटिंग वैल्यू आप कहां पे पूछ रहे हो भाई। तो हमने बोला एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ये कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर हमसे ये कोई पूछ रहा है इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के, तो वो इसको सिंबलाइज भी कर सकता था, सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता था। वो ऐसा भी अगर लिखता लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, तो हम समझ जाते वो जानना चाहता है कि इस एफ एक्स की एस टेंडिंग टू 0 पे या इस एफ एक्स की एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है। समझ गए मेरी बात को। तो आप चाहे इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखो या फिर आप ये सिंबल यूज कर लो, छोटी छोटी बातें सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कि आज के बाद किसी ने हमसे ये लिमिट पूछी, यानी वो जानना चाहता है कि एफ एक्स की एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो इस लिमिट का आंसर यार हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, है ना। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ, तो यार डायरेक्ट इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो ना, तो आपको दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। फंक्शनल वैल्यू जो आप निकाल रहे थे वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, आपने सीधा वैल्यू पुट करी, आंसर बन आ गया, खेल खत्म। बट अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू जानना चाहता है ना, तो इतना आसान नहीं उसको बताना, उसके लिए ना 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप जो यहां पर हमको फॉलो करना चाहिए वो होता है, जो सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है, ये देखो, लेफ्ट
हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, यानी कि इसका सिंबल ऐसा आप लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जरा यहां पर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा अंडर कंसिडरेशन था, है ना, दिस पॉइंट वाज अंडर कंसिडरेशन। अगर मैं इस 0 वाले पॉइंट पे लेफ्ट से अप्रोच करता, लेफ्ट तो इधर से ही होगा ना, ठीक है, तो मैं इस पे देखो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, मस्त आता जा रहा हूं, लेफ्ट से इसकी तरफ आ रहा हूं। जैसे ही मैं 0 के काफी करीब पहुंच गया लेफ्ट से, मतलब 0 माइनस पे पहुंच गया, तो मुझे देखना है कि भाई यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है। जरा कोई मुझे बताएगा कि यहां पर ये वैल्यू आप कितनी एक्सपेक्ट कर पा रहे हो? आप बोलोगे सर ये 1 तो नहीं है, 1 से थोड़ी सी कम नजर आ रही है, तो क्यों ना इसको मैं 1 माइनस लिख दूं। बोलिए जरा, ये तो 1 था, 1 से थोड़ी सी तो कम नजर आ रही है, 1 माइनस। यानी कि मैंने बोला कि अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो मुझे 1 से थोड़ी सी कम दिख रही है। सिंबॉलिकली मैं इसको l बोल देता हूं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जिस पॉइंट की बात हो रही है ना, उस पर आप लेफ्ट से अप्रोच कर लो, उसके पास करीबन पहुंच जाओ और देखो कि वहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। समझ गए ना? ठीक है, चलो सेकंड देखो। सेकंड चीज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी रहेगी, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब सिंबल आपको पता होना चाहिए। आगे से कोई राइट हैंड लिमिट बोलता है, यार ये स्पेलिंग आज इतनी गलत क्यों हो रही है, राइट RIGHT, राइट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि राइट हैंड लिमिट निकालिए x इक्वल टू 0 पे, तो सिंबॉलिकली तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब है कि आप मस्त राइट हाफ साइड से स्टार्ट करो अपनी जर्नी, ठीक है, यहां से आराम से चलते हुए आओ और जो भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है उसके करीब पहुंच जाओ। आप पहुंच गए इसके करीब 0 प्लस पे। अब देख लो 0 प्लस पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। 0 प्लस पे भी अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 1 से स्लाइटली तो कम ही आ रही है ना, ये पीक वैल्यू, यहाँ पे भी ड्रॉप, यहाँ पे भी ड्रॉप, तो 1 से स्लाइटली कम आ रही है। 1 से स्लाइटली कम आने का मतलब मैंने इसको लिख दिया m के बराबर। अगर हमसे आज के बाद कोई ये जानना चाहता है कि ये लिमिट कैलकुलेट करिए, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, हमें x टेंडिंग टू 0 प्लस कैलकुलेट कर लेने दो fx, x टेंडिंग टू 0 माइनस कैलकुलेट कर लेने दो fx। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर l की वैल्यू m के बराबर आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस। कुछ बात पल्ले पड़ी? यानी कि लिमिट की जो कैलकुलेशन होती है वो जनरली हमेशा 2 स्टेप का प्रोसेस होता है ना, जनरली हमेशा 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। 2 स्टेप के प्रोसेस में आपको एक बार राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच मींस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और उसकी वैल्यू जो भी आएगी, सपोज मैंने उसका नाम m रख दिया, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है। सिमिलरली आपकी एक बार उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, जो भी उसकी वैल्यू आ रही, सपोज मैंने उसको l बोल दिया। अगर मान लो कल को l और m बराबर आ जाते हैं, तो आप हमेशा 2 स्टेटमेंट देना। पहला स्टेटमेंट आप देना कि इस फंक्शन की लिमिट एक तो x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 माइनस के बराबर आनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप हर बार देंगे, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखो यहां पर क्या बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, जरा एक बार वेरीफाई करिए। बोल रहा है अगर l और m बराबर है देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। अगर कोई इतना लिखता है लिमिट एग्जिस्ट, तो भाई मुझे उसमें आपत्ति है। मुझे बताइए आप कहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप बोल रहे हो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, और अगर इस लिमिट की कोई वैल्यू पूछता तो वो हो जाती 1 माइनस, है ना, सही बात, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आप मुझे सिंपल सी चीज एक सोच समझ के बताना कि भाई किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालना और किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना, इनका आपस में दूर दूर तक कोई भी कोरिलेशन है? फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए तो वैल्यू उठा के आप रख दे रहे हो, कैलकुलेट हो क्या जा रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट है, 2 स्टेप का प्रोसेस करना पड़ रहा है। आप उस पॉइंट के को एक बार लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो,
उस पॉइंट को फिर राइट से अप्रोच कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि भाई ये दोनों बराबर भी है कि नहीं है, और अगर बराबर है तो आप बोल रहे हो कि हाँ उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिटिंग वैल्यू आप बता दे रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है एट अ पॉइंट और जो लिमिटिंग वैल्यू है एट अ पॉइंट ना, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं भाई। वो बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो, लिमिटिंग एग्जिस्ट कर जाए। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट अगेन मेरे कहने का मतलब है दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। एक बार जरा इस पॉइंट को पढ़िए और बताइए क्या आज के बाद ये चीज आप दिमाग में रखोगे। पढ़ो फटाफट इस लाइन को। बोल रहा है functional value at a point has no relation at all with limiting value at that point। दोनों कंसेप्ट ही अलग अलग है ना, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। फंक्शनल वैल्यू में बोल रहा है पॉइंट पुट करके आंसर निकाल दो, लिमिटिंग वैल्यू में बोल रहा है कि भाई एक प्रोसेस फॉलो करके बताओ कि आप LHL RHL से अप्रोच करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर आ रही कि नहीं आ रही है, सब कुछ चेक करने के बाद एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है लिमिटिंग वैल्यू के लिए, है ना। ओके एवरीवन, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको करवा देता हूं, तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है ना वो सेट हो जाएगा जाके, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये फंक्शन को खुद डिफाइन कर रहा है, जो भी डिफाइन करने वाला है। उसने बोला एक फंक्शन है fx 2x बाई एक्स, अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर x इक्वल टू 0 है तो 0/0 हो जाएगी। ये फंक्शन को उसने डिफाइन करके साफ साफ हमको मेंशन कर रखा है, ठीक है। मेरा पहला सवाल है, आप सभी लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। सबका आंसर मैं चेक करूंगा कौन कौन बता पा रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल है फंक्शनल, एक काम करता हूं पहले इसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। इसका ग्राफ बना देता हूं यहां साइड में, फिर आपसे पूछता हूं। ये हो गया आपका fx और ये हो गया x, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करके हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ठीक है। ऐसा एरो बना देता हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे कि भाई 0 पे तो इसको अप्रोच नहीं कर पा रहे, 0 पे अप्रोच नहीं कर पा रहे, 0 पे इसने इसको डिफाइन करा हुआ है कि ये 0/0 का फॉर्मेट है, ठीक है। ओके, और ये 2 2 ऐसे करके कुछ ग्राफ हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों से ये है कि व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। चलो कैलकुलेट करो और बताओ यार क्या है फंक्शनल वैल्यू। बोलिए, पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, ये हमसे पूछा गया है। तो आप बोलोगे कि सर जो भी फंक्शन है उसमें 0 पुट कर दीजिए, हमने 0 पुट कर दिया, ऐसे लिख लो fx एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0। अब देख लो ये यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, अगर आप इस पे 0 डालते तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 0/0, है ना। ऐसे ही मेंशन किया हुआ, चेक करो। नहीं वैल्यू बता दो ना, सीधा सीधा वैल्यू बता दो जो भी वैल्यू आ रही। अरे भाई ये डेफिनेशन लिखी हुई है, साफ साफ बोल रहा है x इक्वल टू 0 इसमें डालोगे तो 0/0 कर देना, x नॉट इक्वल टू 0 है तो 2 कर देना। हमने ग्राफ भी आपके सामने इसीलिए बना के रखा हुआ है, 0 को हमने टच नहीं करा क्योंकि 0 पे वैल्यू 0/0 है, बाकी उसके पहले 2 थी उसके बाद 2 है ना। समझ गए मेरी बात को। चलो सेकंड वाला देखो, सेकंड देखो, सेकंड मान लो अगर हमसे कोई पूछता है यहां पर, अब देखो सीधे सिंबल की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि सर यहां पर 2 स्टेप का प्रोसेस करते हैं, पहले l कैलकुलेट करते हैं सपोज, है ना। l का मतलब हो गया LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि आप x इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच करिए, जरा लेफ्ट से अप्रोच करके बताओ ये l की वैल्यू कितनी आ रही है। l का मतलब हो गया LHL, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ 0 था, 0 को बस 0 माइनस से रिप्लेस कर दो fx। जरा इसको अप्रोच करो लेफ्ट से, लेफ्ट से देखो हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ही आप 0 माइनस के करीब पहुंचोगे, आप मुझे बता सकते थे ये जो 0 माइनस है, ये 0 माइनस है, यहाँ पर वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 2। सिमिलर तरीके से अगर हम यहाँ से m की कैलकुलेशन करते, जिसको क्या आप बोल सकते थे राइट हैंड लिमिट, RHL को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस fx,
ठीक है, बताओ राइट से अप्रोच करके ये वैल्यू कितनी मिल जाती? 2। तो बस एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर LHL और RHL बराबर हैं आपस में? बोलो। अगर LHL और RHL बराबर हैं आपस में तो आपको दो स्टेटमेंट्स यहां से देने चाहिए। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स यहां से देने चाहिए कि अगर L इज इक्वल टू M, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 2। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको देना चाहिए वो ये देना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ये पहला स्टेटमेंट आपको देना चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरे स्टेटमेंट में लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी चाहिए कि भाई ये जो आप मुझसे पूछ रहे थे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हम लिख देते 2। ठीक है, दो चीजें हमेशा आपको लिखनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चन करते करते प्रोसेस बहुत क्लियर हो गया होगा, दिमाग के किसी ना किसी कोने में ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल गई होगी कि यार लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फंक्शनल वैल्यू मतलब वो फंक्शन उठा के वो पॉइंट उठा के फंक्शन में पुट कर दो, जैसा फंक्शन डिफाइंड है वैसी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ये उसने खुद डिफाइन किया था 2x/x। जब भी x की वैल्यू नॉन जीरो है तो इस x को x से आप कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आप x को 0 डालोगे तो जाहिर सी बात है 0/0 को आप कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते, है ना। अगर आप 0/0 इक्वल टू 1 लिख रहे हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि 0/0 इज इक्वल टू x, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ हम 1 पुट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप 0/0 को सॉल्व करते हो तो उसके इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। 0/0 इक्वल टू एक्स करोगे, 0 बराबर 0 इंटू एक्स हो जाएगा, तो x को आप यहाँ पर इस 0/0 की जगह 1 2 3 4 बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते थे। इसी वजह से इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बोला जाता है। तो कभी भी हम 0/0 को कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते, है ना। अगर आपने यहां पर x इक्वल टू 0 रखा और ये 0/0 है, सो वी कैन नॉट कैंसिल इट डायरेक्टली। समझ गए मेरी बात को? लिमिट कहीं भी टेंड कर सकती है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। x इक्वल टू 0 पे बात हो रही थी और लिमिटिंग वैल्यू पूछा था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया। आई बात समझ में सबको? ठीक है, अब आपको एक बार वर्किंग प्रोसीजर बता दूं टोटल। आइए जरा, ठीक है, हेडिंग डालिए वर्किंग प्रोसीजर टू कैलकुलेट लिमिट एट अ पॉइंट। वर्किंग प्रोसीजर टू कैलकुलेट लिमिट एट अ पॉइंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आइडिया तो क्लियर है ये, मैं जस्ट उसको क्या करता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखवा देता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां से देखो ना, आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम क्या दी रहेगी एग्जाम में? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की रहेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको दिया रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू a fx। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सवाल में दिया रहेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। स्टेप वन में आपको LHL और RHL की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, LHL को जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं? L, और RHL को M बोल दे रहे हैं, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान तरीका और होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह पर a माइनस रख दूं तो जो ये a होगा ये a से कम होगा या a से ज़्यादा? तो आप बोलोगे a माइनस का मतलब a से ज़्यादा होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, सॉरी, a माइनस का मतलब a से कम होगा, तो मैं यहाँ पर a से कम की एक वैल्यू रख देता हूँ, है ना। x में मुझे a माइनस रखना था, a माइनस का मैंने क्या कर दिया? a माइनस h। यहाँ से देखो हमने h को कर दिया टेंडिंग टू 0 और बोल दिया h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, कभी कभार हम ऐसा भी कर सकते हैं x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, और कभी कभार
अगर यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, ग्राफ वगैरह बना हुआ है एफ एक्स का हमें ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है तो देख के बता सकते हैं। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट भी कर सकते हो और इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, सही बात, क्लियर। परफेक्ट, अब आ जाओ इसी स्टेप में, स्टेप 1 में ही हम लोग आरएचएल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं है, बस आप देखो कि अगर आप एक्स टेंडिंग टू ए प्लस इसके अंदर रख रहे हो ना, आप भाई इसके अंदर ए प्लस रख रहे हो, ए प्लस का मतलब ए से ज़्यादा, तो पहले आप ऐसे लिख लिया करो, एफ ऑफ ए से ज़्यादा, इसमें जोड़ दिया एच, और फिर इस एच को टेंडिंग टू 0 कर दो। ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा, एल एच एल एंड आर एच एल। जनरली जो एल एच एल होता है उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जनरली जो एम आर एच एल होता है उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्टेप 1 अगर सबका क्लियर है तो स्टेप 2 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। जल्दी बोलो सभी लोग डन है, फिर स्टेप 2 आपको समझाता हूं क्या है। ठीक है, स्टेप 1 तो बड़ा आसान है, आइए स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में बोला जा रहा है कि आप ये जो एल और एम है ना, इनको जरा एक बार चेक कर लो, इनको चेक कर लिया करो एल और एम को। तो हमने चेक करा, मान लीजिए कि आपका जो एल था ना ये एम के बराबर आ गया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आंसर करोगे उसका। एल और एम बराबर आ गए, है ना, अगर एल और एम बराबर आ गए, ठीक है, मान लो कि दोनों फाइनाइट आ गए, एल भी 2 एम भी 2, दोनों फाइनाइट आ गए, ठीक है, तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल। मान लो कि ये दोनों इनफाइनाइट आ गए, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? मान लो कि ये दोनों माइनस इनफाइनाइट आ गए, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। तो याद रखिएगा किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एल और एम का बराबर होना जरूरी है, एल और एम का फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो किसी पॉइंट पे अगर आप लिमिट एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, एल और एम दोनों फाइनाइट होंगे तो भी चलेगा, इनफाइनाइट होंगे तो भी चलेगा, माइनस इनफाइनाइट होंगे तो भी चलेगा, बराबर होने चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। आगे चल के जो आप कंटिन्यूटी पढ़ने जाओगे तो कंटिन्यूटी में बोला जाता है कि आपके जो फंक्शन की लिमिट है और फंक्शनल वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो फाइनाइट का कंसेप्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? जो आप कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट सीखने की कोशिश करोगे। बट एज लॉन्ग एज लिमिटिंग वैल्यू एट अ पॉइंट इज कंसर्न, वो बराबर होना बस चाहिए। बराबर होने का मतलब बराबर हो, अब वो दोनों इनफाइनाइट हो जाए तो भी आप यही बोलोगे कि भाई लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना? ओके चलो, अब अगर ऐसा होता है तो आप यहां से स्टेटमेंट क्या दोगे? वही दोनों स्टेटमेंट। सबसे पहला फर्स्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, और लिमिटिंग वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम, जो भी आप लिखना चाहें। ये दोनों स्टेटमेंट हर बार हमको देने रहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट करके लिखिए, फिर कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा नोट, नोट में बोला जा रहा है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कंडीशन, कंडीशन व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है? वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जब x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे पहली एंड मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन, सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन कि भाई जो आपका l है वो m के बराबर ही ना है। एंड सेकेंड मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन, पहला तो बहुत क्लियर ना, l और m बराबर ही नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे। सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि ईदर l और m और बोथ आर ऑसिलेटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आप ऑसिलेटरी के बारे में कल डिस्कशन कर चुके हो? बोलो। जैसे कि
साइन एक्स आपका एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एल एम या इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर किसी पॉइंट पे ऑसिलेटरी हो जाते हैं तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के ये दो प्रॉपर कंडीशंस होते हैं। ठीक है, अब एक सवाल किया जाए। फाइनाइट बट अनसर्टेन, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी क्लियर हो गया। अब अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगाने की कोशिश करी जाएगी। आइए, ये पहला सवाल है, मैं करवाता हूं, इसके बाद वाला सवाल आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किया जाए पहला सवाल। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमसे बोला जा रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स हमको कैलकुलेट करके इसको बताना है। तो पहली चीज तो बताओ, ये फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा है या लिमिट पूछ रहा है? आप बोलोगे लिमिट पूछ रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू के बारे में सोचने की नीड नहीं है। मैंने यहां पर बिना सोचे एल एच एल कैलकुलेट करने की कोशिश करी। एल एच एल का मैंने यहां पर देखो सिंबल बनाया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई एक्स, है ना। अब मैंने बोला था कि 0 माइनस, देखिएगा यहां पर ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 बाई एक्स का ग्राफ होता, अगर मेरे पास 1 बाई एक्स का ग्राफ होता ना, तो मैं इसके आगे बढ़ता ही नहीं। मैं क्या करता, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ग्राफ में ही जाके चेक कर लेता कि इसकी वैल्यू क्या है। इमेजिन करिए कि आपके पास इसका ग्राफ नहीं है। इमेजिन करते हैं, हालांकि है 1 बाई एक्स का, बट मान के चलते ग्राफ नहीं है। तो अगर ग्राफ नहीं होगा ना, तो आप क्या कर सकते थे, यहां पर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते। आप बोलते कि h टेंडिंग टू 0 कर देता हूं और इसको लिख देता हूं 0 माइनस एच, चलेगा। अभी भी मैंने आपको समझाया था कि x की जगह पे 0 माइनस विजुअलाइज करो, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, और h को टेंडिंग टू 0 करा दो। जब आप h टेंडिंग टू 0 कराते हो ना, तो आप फ्री हो जाते हो कि आप सीधे यहां पर h की वैल्यू उठा के डाल सकते हो। समझ गए ना? तो ये आपको फ्रीडम यहां पर मिलती है। h इक्वल टू यहां पर डालो, आपको मिलेगा -1 बाई 0, आंसर मिल जाएगा माइनस इन्फिनिट, है ना। जस्ट हमने इमेजिन किया कि ग्राफ ही नहीं हमारे पास प्रेजेंट है ना। ग्राफ होता तो इसके आगे बढ़ते ही नहीं। ग्राफ में देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 माइनस पे आपको ऑटोमेटिकली माइनस इन्फिनिटी दिखता। समझ गए मेरी बात को सभी लोग? एक्स माइनस एच नहीं लिखते, ए माइनस एच लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, ये देखिए ए जब आप अंदर पुट करोगे तो ए माइनस हो जाएगा, और ए माइनस का मतलब ए को थोड़ा सा कम कर दो, तो आपने ए माइनस एच कर दिया। तो इसको देखने की बजाय ना ये समझने की कोशिश करो। ऐसे समझो ना, आपको यहाँ पे 0 माइनस रखना है। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब 0 माइनस एच। अब एच आ गया तो एच को 0 से टेंड करा दो, बात खत्म, है ना। इसमें कोई रटने वाली बात ही नहीं। ये तो आप बस अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रख सकते हो। जैसे मान लो, अभी मान लो मुझे यहाँ पे आर एच एल लिखना है। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर आर एच एल लिखना चाहता हूँ, तो मैं आर एच एल कैसे लिखूंगा? अब मैं फॉर्मूले बैठ के थोड़ी रटूंगा, इतना टाइम मेरे पास है। मैं तो देखो सोच लूंगा ऐसे, 0 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अगर इसका ग्राफ पता होता तो सीधे 0 प्लस पे जाके चेक कर लेता कि ये वैल्यू क्या है, बट ग्राफ ही नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो भाई इसको एच में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एच में कैसे आप कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर रख दो 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा का मतलब 0 में जोड़ोगे ही तो एच, तो आपने एच कर दिया, और भाई एच को टेंडिंग टू 0 करना ही करना है। ऐसा करने से फ्रीडम ये मिल जाती है कि आप एच की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल सकते हो। ये आपको यहाँ पे अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पर आपने 1 बाई एच डाला, 1 बाई 0 का मतलब आपको मिल गया प्लस इन्फिनिट। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर एल और एम बराबर मिले आपको? जी नहीं। अगर एल और एम बराबर नहीं मिले तो आप सीधा सा स्टेटमेंट दे देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो भाई मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं, आपको लिखना पड़ेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। कहीं पर भी थोड़ी ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ गए? तो जब भी आप आगे से स्टेटमेंट देंगे, मुझे पूरा स्टेटमेंट चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो रही बात सभी को अच्छी तरीके से? बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप चाहते हैं तो इसके ग्राफ से भी जज कर सकते थे। इसका ग्राफ तो सबको पता है, बट वही बात है ना, ग्राफ सारे फंक्शन के थोड़ी पता होंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनका ग्राफ बना ही नहीं पाएगा कोई, तो वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने पास होना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये टेक्निक, ग्राफलेस टेक्निक सिखाई। ठीक है, ये देखो ऐसा करके, ये था आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ, ये वर्सेज एक्स है ना। ये वाला पॉइंट हो गया था 0। देखो, तो अगर हमसे कोई 0 प्लस पे वैल्यू पूछता, अगर मान लो ग्राफ पता होता हमको, तो हम थोड़े ना फिर ये एच वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना। सही बात। देखो, अगर हमसे कोई पूछता कि भाई 0 प्लस पे बताओ, तो यहीं से देख के बता देते कि 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी है। कोई 0 माइनस पे पूछता तो यहीं से देख के बता देते माइनस इन्फिनिटी है। फिर इसके आगे वाला प्रोसेस नहीं करते।
तो एज लॉन्ग एज ग्राफ हमको पता है, आपको इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है तो बढ़ जाओ आगे, एच में कन्वर्ट कर लो, एच की वैल्यू उठा के पुट कर दो वहां पे। आई बात सबको समझ में? अगला सवाल करें। आइए, आई थिंक हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगले सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², और आपसे बोल रहा है कि भाई ये जो एफ एक्स इक्वल टू 1/x² है ना, इसकी जरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कैलकुलेट करके बताइए। फिर से हमारा ट्रिगर मूवमेंट पहला वही रहेगा कि क्यों ना यहाँ पर एल एच एल कैलकुलेट कर लिया जाए। एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x²। अब देखो यहाँ पर 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ी सी कम क्वांटिटी, 0 से थोड़ी सी कम क्वांटिटी का मतलब 0 माइनस एच। तो आप यहाँ पर x की जगह पे 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लेस कर दो और इसको h टेंडिंग टू 0 कर दो। बोलो हाँ या ना? कर पा रहे हो? एक सिंगल स्टेप में ये करना है, कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई मुझे 1/x² का ग्राफ नहीं पता सपोज एज ऑफ नाउ, तो मैं मैथमेटिकली भी तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। मैंने यहाँ पर x की, सिर्फ x को देखा करो, x की जगह पे स्क्वायर स्क्वायर हटाओ, x की जगह पे 0 माइनस था तो आपने 0 माइनस एच रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। जरा देखिए क्या यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल रही है लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h², तो ये मिल जाएगा 1/0² यानी कि प्लस इन्फिनिटी। सिमिलर वे में एक बार जरा आर एच एल कैलकुलेट करिए। आर एच एल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x²। ठीक है, इसको आप लिख सकते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, ये हो जाएगा 1 x की जगह पे 0 प्लस लिखना था, 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, ये वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते थे 1/h², ये हो जाएगा 1/0², और ये आपका इन्फिनिट। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें जो आपका LHL और RHL था वो बराबर था या नहीं था? आप बोलोगे हाँ सर बराबर था। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फाइनाइट था या इनफाइनाइट था? आप बोलोगे इनफाइनाइट था। तो क्या हमें ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट x इक्वल टू 0? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आप लिमिटिंग वैल्यू भी बताइए। तो आप बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो भी आपका एफ एक्स था उसकी वैल्यू थे इन्फाइनाइट। हमेशा ये दो स्टेटमेंट्स अगर आप दोगे तो बहुत क्लैरिटी रहेगी आपके स्टेटमेंट्स में कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, बहुत क्लैरिटी रहेगी आपके स्टेटमेंट्स में। परफेक्ट। एट द सेम टाइम कोई यहाँ से मुझसे ये डिबेट कर सकता है कि सर कल ही तो आपने इसका ग्राफ बनाया था, अगर हमें ग्राफ याद है तो क्या ये एच वेच के झंझट में हमको पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, अगर आपको ग्राफ याद है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इन सब झंझटों में किसी भी प्रकार से पढ़ें। ये आपका दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू 1/x², एंड यहाँ से आपको ये देखो ऐसा ग्राफ कल हम लोगों ने देखा था, इसका कल की क्लास में ही डिस्कस हुआ था। तो यहाँ पर मान लो कोई मुझसे पूछता है कि सर ये देखिए ना, ये तो हम यहीं से देख के बता पा रहे हैं, 0 प्लस भी इन्फिनिटी है, 0 माइनस भी इन्फिनिटी है, ठीक है देख के बता पा रहे हो तो मत करना एच वाला कंसेप्ट। 0 से थोड़ा आगे बढ़े इन्फिनिटी, 0 से थोड़ा पड़ेगा इन्फिनिटी, दोनों जगह पे इन्फिनिटी, एल इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें, बिल्कुल प्रोसेस। अभी बस बेसिक की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर आपको मॉडल्स बताऊंगा, है ना, कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं, कितने टाइप के मॉडल्स को आप लिमिट के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो बस बेसिक आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, आप सोचोगे कैसे, क्या नजरिया होना चाहिए आपका, है ना। ग्राफ याद नहीं होते आप कर सकते हो ऐसे, मगर ग्राफ भी याद होना चाहिए, ठीक है ना, ग्राफ भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, ऐसा करके एक सिंपल सा क्वेश्चन इसने हमको दे दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है साइन 1/x का ग्राफ तो हमको नहीं याद है ना। अब यहाँ पे तो हम लोग मतलब हम अटक गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x का ग्राफ ही नहीं याद है। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें तो चलो ग्राफ याद भी है, ओके ठीक है। हाँ भाई 19 जून वाले बैच से मैं ही क्लास लूंगा आप लोगों का सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा उस वाले सेंटर पे और बैठ के हम लोग बातें करेंगे, ओके ठीक है। 19 जून सिग्नल कम्युनिकेशन और 1 नवंबर से 30 नवंबर मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 3 क्लासेस हैं मेरी इस साल, ठीक है। तो ऑफलाइन में हम लोग मिलेंगे ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो ऑफलाइन में मैथमेटिक्स भी होगा 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। हाँ तो मैं कुछ बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि हाँ बताओ इसका ग्राफ पता ही नहीं ना, तो क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, LHL। चलो
समझ गए आप लोग ना मैं क्या कहना चाह रहा था? तो आप समझ गए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एल एच एल, देखिए एल एच एल का मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन वन बाई एक्स। देखिए ये क्वेश्चन करते करते ना अब तक हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि भाई जीरो माइनस को एक स्टेप में कैसे अप्रोच करा जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, जीरो माइनस का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पर जो x है उसकी जगह पर कर लेते हैं जीरो से कम कोई क्वांटिटी, मतलब कि जीरो माइनस एच, और इसको छोड़ देते हैं खुला, h टेंडिंग टू जीरो। अब आप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन माइनस वन बाई एच। अब देखो एक बार h वाले कंसेप्ट पे आ गए तो h की जगह पे सीधा जीरो पुट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो फ्रीडम हमारे पास है, हमने बोला कि भाई यहाँ पर h की जगह पे जीरो पुट करिए, ये मिला माइनस वन बाई जीरो, और ये वैल्यू मिल गई साइन माइनस इन्फिनिट। जरा मुझे बता सकते हो साइन माइनस इन्फिनिटी को क्या मैं माइनस साइन इन्फिनिटी लिख लूँ? भाई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस आप इतना बता दीजिए। आप बोलोगे सर साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो तो ऑसिलेटरी हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आपको पता चला कि भाई साहब ये जो वैल्यू है तो फाइनाइट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जो ओवरऑल इसकी रेंज आएगी वो माइनस वन से वन के बीच में आएगी, है ये वैल्यू फाइनाइट है बट अनसर्टेन है, पता नहीं कौन सी है, ये ऑसिलेटरी वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू ऑसिलेटरी है भाई साहब, तो आप मुझे बता सकते हो, यार एक तो ये ऑसिलेटरी की स्पेलिंग आज तक याद नहीं हुई, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही ऑसिलेटरी आ गई तो कितने लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर राइट हैंड भी कैलकुलेट करो, और कितने लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर अब तो राइट कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, सीधा लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बताइए, है ना। तो हम एलएचएल में अगर ये बता पा रहे हैं कि ये लिमिट जो है ये ऑसिलेटरी है, तो अगर ये ऑसिलेटरी है तो आप मुझे बताइए क्या हम ऐसा बोल सकते थे एक ही स्टेप में कि भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने बोला इतना काफ़ी नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू ऑसिलेटरी आ गई। तो कभी भी एलएचएल या आरएचएल में एक भी वैल्यू अगर ऑसिलेटरी आ गई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक एक डिस्कशन चल रहा है, आगे चल के मॉडल्स में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार बेसिक क्लैरिटी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहता है, कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी, एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एलएचएल आरएचएल इन्फिनिटी आ रहा था तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, बहुत सारे लोगों को नहीं क्लैरिटी होती है, ऑसिलेटरी के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, तो जो सारे पॉइंट्स पढ़े ना उनको एक बार क्वेश्चन से मास्टर करने की कोशिश करें, फिर मॉडल्स में कैटेगराइज करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग। इतने क्वेश्चन करने के बाद अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मॉडल्स में इसको कैटेगराइज करेंगे, ओके। हाँ आईएन वाले में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था आपका, है ना, तो सारी चीज़ें कवर करके जाना पड़ता है ना, बहुत सारे लोग लिमिट पढ़ाते ही नहीं या पढ़ते ही नहीं है, बिना लिमिट पढ़े यार कैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ लेते हो, मेरी समझ के तो बाहर है। चलो एल एच एल यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस कॉस वन बाई एक्स। ग्राफ तो पता नहीं था, तो जो ये जीरो माइनस था ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हमें समहाउ एच में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस वन अपॉन जीरो माइनस एच। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस एच की जगह पे जीरो उठा के पुट कर दो, माइनस वन बाई जीरो, दिस विल बिकम कॉस माइनस इन्फिनिटी, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी, ये मैं पूरी तरीके से अलाइंड हूँ कि ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, ये वैल्यू फाइनाइट होगी बट पता ही तो नहीं कितनी हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू फाइनाइट बट अनसर्टेन है तो आपने इसको अगेन कौन सी कैटेगरी में डाल दिया यार, ऑसिलेटरी की कैटेगरी में डाल दिया। अगर एलएचएल आरएचएल में से कोई भी एक या दोनों ऑसिलेटरी हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाहिए लिखने में कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर श्योर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए एक सवाल और किया जाए, ठीक है, तो अच्छी फिलॉसफी बन रही है, सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ये है अगला सवाल हमको दिया गया, एक्स साइन वन बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। जाहिर सी बात है इसका कोई ग्राफ तो बना नहीं पाएगा, तो हमें अपने बेसिक फंडे से इसको अप्रोच करना चाहिए था, एलएचएल और आरएचएल वाले फंडे से। एलएचएल से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स साइन वन बाई एक्स, है ना।
अब ग्राफ तो पता ही नहीं था, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू कैसे बताते हैं? तो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, एच का सहारा ले लेते हैं। हमने रखा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जहां जहां पर एक्स दिख रहा था उसकी जगह पे जीरो माइनस एच पुट कर दिया, है ना भाई? जहां जहां पे x दिख रहा था जीरो माइनस ही तो रखोगे, जीरो माइनस का मतलब जीरो माइनस एच। ओके, तो ये हम कैलकुलेट करने की फिराक में आगे बढ़ रहे हैं। देखो साइन माइनस एच हो जाएगा, ये माइनस एच होगा, तो हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये था आपका माइनस एच और ये आपका हो गया था साइन माइनस वन बाई एच। ऐसा है, ये माइनस एच, ये माइनस एच, साइन माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h साइन वन बाई एच। एक बार सब कुछ h में आ गया, हमें वैल्यू पुट करने में कोई आपत्ति नहीं। h इक्वल टू यहाँ पर जीरो पुट करोगे, ये होगा जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। देखो साइन इन्फिनिटी भले ही ऑसिलेटरी है, जो भी है, कितना भी बुरा है, बट होगा तो माइनस वन से वन के बीच में। और अगर कोई भी क्वांटिटी जो माइनस वन से वन के बीच में है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, मुझे जरा बताइए कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फाइनाइट बट अनसर्टेन है, वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, ऑसिलेटरी जो भी हो, मैं कहता हूं जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट तो जीरो ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? करेक्ट? अरे माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट तो जीरो ही मिल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आर एच एल की आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। आर एच एल की आइए यहाँ पर करते हैं चर्चा, देखते हैं आर एच एल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आर एच एल में आपने बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स साइन वन बाई एक्स को जरा अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो आप बोलोगे ग्राफ इसका पता नहीं था, जीरो प्लस पे वैल्यू कैसे निकालते? तो एच के पास चले जाते हैं। एच ने बोला कि आप बस जहां जहां पर एक्स दिख रहा है जीरो प्लस आप डाल के रखिए, जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस एच, ये हो गया साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए सारी चीजें लिख रहा हूँ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन वन बाई एच, एच की वैल्यू उठा के सीधा पुट कर दो तो ये मिल जाएगा आपको जीरो इंटू साइन इन्फाइनाइट। साइन इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर होगी जो भी वो फाइनाइट होगी बट अनसर्टेन होगी, ऑसिलेटरी वैल्यू होगी। अगेन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो। देखो क्या यहाँ पर LHL और RHL बराबर आया? जी हाँ, तो पहला स्टेटमेंट आप क्या दोगे? फर्स्ट स्टेटमेंट आप दोगे लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर बताओ भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स आप सभी लोगों को मिलनी चाहिए थी जीरो। ये दो स्टेटमेंट्स देखना देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एट एक्स इक्वल टू जीरो जरूर लिखना है कि कहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोगों को? ठीक है, तो यहां तक एक बेसिक फिलॉसफी बहुत शानदार तरीके से अपने डेवलप हो गई कि हमारा सोचने का नजरिया क्या होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू को देख के। अब एग्जाम में अगर आपके सामने लिमिट का एक क्वेश्चन आता है तो आपका ट्रिगर मूवमेंट क्या होगा, आप कैसे सोचोगे, आप क्या थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, वो अब हम डिस्कस करने वाले। अभी तक तो एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी बात नहीं चल रही थी, अभी तक बस एक फिलॉसफी डेवलप हो रही थी कि अच्छा लिमिट का बेसिक मतलब क्या है, स्टेटमेंट्स कैसे देने, एक्सेप्शंस को कैसे अडॉप्ट करना, ऑसिलेटरी क्या होता है, ऑसिलेटरी मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है, ये सब हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि मान लीजिए आज के बाद एग्जाम आप कभी देने गए, एग्जाम में आपके सामने अचानक से एक लिमिट का क्वेश्चन आ गया, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आप सोचोगे इन क्वेश्चंस के बारे में? तो मैंने क्या कर रखा है कि लिमिट के सारे क्वेश्चंस को ना कुछ कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया। इन कैटेगरीज को जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। लिमिट को सॉल्व करने के टोटल 6 मेथड्स मैंने कैटेगराइज कर रखे हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। सारी कैटेगरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे बट साथ के साथ आपको समझाता भी जा रहा हूं मैं, ठीक है? डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड में सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। आप अपने एफ एक्स को ऑब्जर्व करिए, अगर आपके एफ एक्स का ग्राफ स्मूथ ग्राफ है, जैसे कि साइनोसॉइडल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है, पॉलिनोमियल का ग्राफ, अगर आपका फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोल रहा हूं मैं, साइनोसॉइडल का मतलब या तो साइन या तो कॉस। ग्राफ अगर आपका स्मूथ है तो आपको लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए LHL और RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है,
सीधे आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए में ए की वैल्यू उठा के फंक्शन में डाल दो, वही लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस एक शॉर्ट में समझाते हुए चल रहा हूं, फिर डिटेल में भी सारी चीजें देख रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब कब आप करोगे? जब फंक्शन आपका कैसा होगा? पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, ऐसे टाइप के फंक्शंस होंगे। तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालने की नीड नहीं, आप सीधे वैल्यू भी पुट कर दोगे ना, एलएचएल आरएचएल वही आएगा जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आएगा। तो इसने हमारी मेहनत यहां पर कम कर दी। डन है। फिर बोल रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आफ्टर फैक्टर कैंसिलेशन। ठीक है, कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स में सपोज आपने कुछ फैक्टर्स कैंसिल किए और आपने पाया कि भाई ये तो हमारा यही बन गया, मतलब कि जैसे ही आपने एफ एक्स बाई जी एक्स के फैक्टर कैंसिल किए, आपको भाई साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल दिख गया, तो भी यहां पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस हो गया, या ऐसे फंक्शंस आपको दे रखे हैं जिनका कि जनरली ग्राफ हमको नहीं पता होता है या जिनके बारे में हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं, तो वहां पे आप हमेशा बेसिक मेथड एलएचएल और आरएचएल वाला फॉलो करिए जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। ठीक है ना? तो इस पर भी काफी सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जनरली मैंने इसको दो कैटेगरीज में बोला, एग्जाम में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप बेसिक मेथड से आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, बेसिक मेथड से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करिए। ठीक है, उसके बाद चौथा मेथड होता है एल हॉस्पिटल रूल। जो आपका एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 99% क्वेश्चंस इसी रूल पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल आप तब लगाते हो जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स वाला जो फंक्शन आपको दे रखा है ना, वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? एल हॉस्पिटल रूल आप कब लगाते हो? जब आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स थे, अगर आपका लिमिट वाला वैल्यू जो है वो उन इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो आप एल हॉस्पिटल की चर्चा करते हो। कैसे करते हो उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद सीरीज एक्सपेंशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रैशनलाइजेशन से भी करते हैं। तो मोटा मोटा बस ये 6 मेथड्स का आइडिया होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन लगाते लगाते चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करके एक एक टेक्निक डिस्कस करना स्टार्ट करें। बोलो सभी लोग। हल्का फुल्का आपको 20-30-40% मेरी बातें समझ में आएंगे, जो मैंने बोला उतना काफी है। सुन लिया आपने एक बार, ठीक है, इट्स ओके। अब इन सारे मेथड्स को एक एक करके डिकोड करते हैं तो और अच्छे से हमको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आइए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में बोल रहा है आपसे अगर बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए, और आपने पाया कि भाई जो एफ एक्स का ग्राफ वो स्मूथ ग्राफ है। स्मूथ ग्राफ का मतलब जैसे पॉलिनोमियल का होता है, साइनोसॉइडल का होता है, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ऐसे टाइप के ये 4 कैटेगरीज में इसने बना दी इसमें कि अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, लॉग ऐसे दिखते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सीधे ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स में वैल्यू उठा के पुट कर देना। डायरेक्ट जो ये आप फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना, दिस विल एक्चुअली बैलेंस द लिमिट, यानी कि इसमें एलएचएल आरएचएल अलग से निकालने की नीड है ही नहीं, सीधे ये वैल्यू पुट करोगे, ये जो भी आएगा यही एलएचएल होगा, यही आरएचएल होगा, और ऑब्वियसली ये आपका L इक्वल टू M के बराबर वैल्यू निकाल के दे देगा। समझे मेरी बात को? चलो एक सवाल करते हैं, इसका आंसर बताओ। कितने लोगों को लगता है कि सर इसमें LHL RHL करेंगे, और कितने लोग बोलते हैं कि सर क्यों करेंगे, ये पॉलिनोमियल दिया है, सीधे x इक्वल टू इसमें उठा के पुट करो, जो आपको आंसर मिलना होगा डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएगा। बताइए जरा आंसर इस क्वेश्चन का सभी लोग। इस लिमिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस। आपने पाया कि यार अंदर तो पॉलिनोमियल था, अगर पॉलिनोमियल अंदर है तो LHL RHL ये सब झंझट में पड़ने की बजाय सीधा x इक्वल टू 1 उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आपको यही मिल जाएगी लिमिटिंग वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, पहला कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ये तो करेगा ही करेगा, LHL RHL बराबर होंगे। और अगर कोई लिमिट की वैल्यू आपसे जानना चाहता है, x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इमीडिएटली हर कोई दे सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू ln टू e की पावर x। एक्सपोनेंशियल यहां पर दिख गया, LHL RHL इन सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो पहला स्टेटमेंट, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ln टू।
और अगर लिमिट कैलकुलेट करना है तो कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू ln टू e की पावर x, इसको आप लिख लो e की पावर ln टू, आंसर हो जाएगा 2, है ना। LHL RHL के झंझट में पड़ना नहीं, अगर अंदर वाला फंक्शन आपका पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉग साइनसॉइडल है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर दो, वही LHL होगा वही RHL होगा, लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फंक्शन अगर स्मूथ है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंदर था साइनोसॉइडल, आपने बोला लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, और अगर ये लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये मिल जाएगी, यार ये x टेंडिंग टू 1 क्यों लिख दिया इसने, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 कर लो, ओके। चलो, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 में आपको बस वैल्यूज ही तो उठा के यहाँ पे पुट करनी, ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0, काम खत्म, ठीक है। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये पहला वाला मेथड आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना पहला वाला मेथड सभी को अच्छे से। अब आओ सेकंड मॉडल पे चलते हैं। सेकंड मॉडल में बोल रहा है कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां पर आप लिमिट जब कैलकुलेट करोगे तो वो एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मेट बन रहा होगा। अगर एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मेट बन रहा है तो एक बार ये जरूर आप नोटिस करें कि क्या कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल करके आप उसको अगेन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक तो क्या तरीका कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, कई बार आपको एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मेट ऐसा दिखेगा। आप हमेशा कोशिश करें कि इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए तो बात बन जाएगी। जरा देखते हैं क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर हम कैंसिल करा सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करा, ऊपर से हमने लिखा x माइनस टू एक्स प्लस टू, और यहां से हमको मिल गया x माइनस टू, ठीक है, ऐसा हम निकला चाहते हैं। देखो क्या ये कॉमन फैक्टर x माइनस टू निपट जाएंगे, ठीक है, इनको निपटा दो x माइनस टू को, ठीक है, इसको हमने निपटा दिया। यहां से बताओ क्या वैल्यू आपके पास बचेगी, ये वैल्यू आपकी बचेगी लिमिट x टेंडिंग टू एक्स प्लस टू। अब अंदर हमको दिख गया पॉलिनोमियल, दिख रहा है आपको ये पॉलिनोमियल लिमिट x टेंडिंग टू एक्स प्लस टू। तो आप बोल सकते थे पहला स्टेटमेंट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी लिमिट x टेंडिंग टू एक्स प्लस टू, देखो क्या ये आपका सीधा 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, 4 के बराबर आ जाएगी, सीधा पुट कर दो, काम खत्म करो। आगे चल के ऐसी टेक्निक्स को आप एक एल हॉस्पिटल वाले मेथड से भी कर सकते थे, बट वो बताऊंगा बाद में, बट पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। ये बोल रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, और यहाँ से रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे। नीचे आपको रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने का सोचता हूँ कि ताकि मैं ऊपर कैसे भी करके रूट एक्स माइनस 1 जनरेट कर पाऊँ, है ना। अगर मुझे रूट एक्स माइनस 1 अंदर जनरेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, देखिए जो एक्स स्क्वायर है मैं इसको ऐसा लिख सकता था, एक्स स्क्वायर को चेक करके देखिए जरा, ऐसा बेसिकली मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा और डाइल्यूट करके लिख देता हूँ सो दैट आप समझ लें। देखो एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख दिया, रूट एक्स, या फिर मैं पावर ही लिख देता हूँ एक्स की पावर 1/2, ओके, इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। समझिए जरा, मैंने देखो एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स की पावर स्क्वायर होनी चाहिए थी, मैंने इसको 1/2 और 3/2 अलग अलग करके लिख दिया। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, आपको वापस से 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इसको आप वापस से लिख सकते थे रूट एक्स,
यहाँ पर भी देखो 1/2 था, तो मैं लिख देता रूट एक्स का क्यूब, है ना। रूट एक्स का क्यूब का मतलब एक्स की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स, नीचे आपको मिल जाएगा रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से रूट एक्स कॉमन आ गया, जरा कॉमन लीजिए ऊपर से रूट एक्स। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचो सर ये हम कैसे सोचेंगे, हम तो अभी नहीं सोच पा रहे। मैंने बोला ना क्लास में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीखना है। तो हमने यहाँ से रूट एक्स बाहर ले लिया, अंदर देखो आपके पास मिलेगा रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, नीचे आप सभी लोगों को मिल जाएगा रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। मुझे बता सकते हो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको मिलेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता वो नोट कर लो, काफ़ी बार हमको इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स। तो हमने बोला ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये बचेगा आपका रूट एक्स। यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, ये बचेगा रूट एक्स माइनस 1, है ना, और ये रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स। नीचे देखो आप सभी लोगों को क्या रूट एक्स माइनस 1 अलग से दिख जाएगा, बोलिए, चेक कर लो यहां तक, फिर इसके बाद मैं आगे साथ में बढ़ता हूं आप लोगों के साथ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर मिलेगा ए माइनस बी रूट एक्स माइनस 1, फिर ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी का मतलब रूट एक्स इंटू 1। देखो क्या ये और ये निपट जाएंगे दोनों, बोलो दिस एंड दिस, जी हाँ। एक बार ये खत्म हो गए तो देखो ये आपका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बना। रूट एक्स, कल आपने ग्राफ भी बनाए थे, रूट एक्स के ग्राफ भी कैसे थे? स्मूथ थे। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक आसान तरीका भी होता है, उस आसान तरीके को हम लोग एल हॉस्पिटल मेथड में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट रूट एक्स कॉमन ले लेते तो भी यही फॉर्मेट बनता, ठीक है। तो जो आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आफ्टर फैक्टर कैंसिलेशन होता है ना, उसमें ज़्यादा हेडेक मत लो, ठीक है, उसमें ज़्यादा हेडेक मत लो, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते थे बड़ी आसानी से। बट हाँ, एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन के बाद भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? ओके, ठीक है, चलो फिर इसके आगे का डिस्कशन तो कल ही किया जाएगा। कल यार संडे है ना, हो सकता है कि कल शायद क्लास ना हो पाए, वैसे मैं कोशिश करूंगा लेने की, ठीक है। कल हो सकता है कि क्लास नहीं हो पाए। अच्छा, इसके आगे कर लें कंटिन्यू आज? बताना ज़रा एक बार। मदद करेगी। एंड अब देखो फीचर्स बहुत सारे लोग देख ही चुके हैं जो आपकी स्पेशल क्लास होती है, बट उसमें और भी फीचर्स होते हैं। रेज द हैंड, ठीक है। आप आज जिनके पास फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन है, ठीक है, आज आप शाम को आना प्लस वाली क्लास में, शाम वाली क्लास को फिर से प्लस में आना और देखना। वहां पर एक तो क्लास के एंड में बच्चे बात करते करते हैं, बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपस में भी मैं आप लोगों को बात करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए बीच में किसी को कोई डाउट आया तो मैं खुद ही आपसे बोलता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन करिए। आज आप आना शाम की क्लास में, देखना ऐसा हम लोग वहाँ पे फीचर लेके आते हैं। उसके साथ साथ क्लास में आपको बहुत सारे हैंडआउट्स मिलते हैं, मतलब कि क्लास में भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, पोल्स भी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर की पूरी कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप अपने कंफर्ट जोन में लाइव सीख सकते हो, स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो, जो कि आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टॉप एजुकेटर्स इंडिया के यहाँ पर आप सभी लोगों को। Exciting news for all GATE aspirants. Save up to 57% off on your GATE subscription and up to 4 months free extension. Hurry! Offer valid till 4th Jan 2024. Enroll now. Unacademy. Let's crack it.